हेलो दोस्तों। आज मैं एक अर्बन लेजेंड स्किनवॉकर के बारे में एक वास्तविक कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, स्किनवॉकर मूल अमेरिकी लोक कथाओं का हिस्सा है, खासकर दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में नवाजो लोगों के बीच। ऐसा माना जाता है कि वे अलौकिक प्राणी या चुड़ैलें हैं जो जानवरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। कहा जाता है कि आकार बदलने वाले इन लोगों के इरादे द्वेषपूर्ण होते हैं और ये अपने द्वारा चुने गए किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकते हैं, विशेष रूप से भेड़िए, कोयोट, लोमड़ी या उल्लू। तो दोस्तों, यह थी स्किनवॉकर के बारे में छोटी सी जानकारी। तो चलिए अब समय बर्बाद न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। हम एक रात ओहियो में डेयरी फार्म के आसपास के जंगल में शिकार कर रहे थे, जहां हम उस समय रहते थे। उसने मुझे बताया, हम कोयोट्स पर नजर रख रहे थे। हम उन्हें 50 रुपये प्रति त्वचा के लिए मार डालेंगे। वे कभी कभी बछड़ों को मार देते थे। हम इसे हर रात करते थे क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी। कभी कभी जब हम बाहर होते थे, हम हिरण पर आ जाते थे और उसे मार देते थे। हमारे मकान मालिक को कोई आपत्ति नहीं थी और यह हमारे परिवार को कुछ रातों के लिए खिला सकता था और हमारे कुछ पैसे बचा सकता था। वैसे भी हम अपना चक्कर लगा चुके थे और घर की ओर चल रहे थे क्योंकि उस समय हमारे पास कार या 4 पहिया वाहन नहीं था। हम जंगल काटेंगे। तभी हमारी नजर इस पर पड़ी। खून हर जगह, पेड़ों पर, घास में, खाड़ी में, हर जगह बिखरा हुआ। सबसे पहले हमने सोचा कि यह कोयोट्स का एक पैकेट था। हमने देखा था कि कैसे कभी कभी जब वे किसी भी कारण से सफाई करने में सक्षम नहीं होते थे तो वे हताशा के कारण हिरण या मवेशियों का शिकार करना शुरू कर देते थे। सबसे बुरा तब हुआ जब उन्होंने जंगली कुत्तों के साथ प्रजनन कराया। लेकिन यह वैसा नहीं था। हिरणों के एक समूह पर कुछ आ गया था। कोयोट किसी समूह पर हमला नहीं करेंगे। भेड़िए भी ऐसा नहीं करेंगे। उनमें बहुत अधिक झगड़ा होगा। मुझे लगता है वे 3 थे, 3 शरीर, बस टुकड़े टुकड़े हो गए। आप यहाँ एक सिर या धड़ देखेंगे, वहां एक पैर। शिकारी ऐसा नहीं करते। वे अपने पीछे स्क्रैप नहीं छोड़ते। जिसने भी यह किया है वह खाना खाने के लिए नहीं किया है। उसने यह मनोरंजन के लिए किया है। लेकिन निस्संदेह हम उस समय यह नहीं जानते थे। हमने अभी अभी शवों का एक समूह देखा और सोचा कि यह कुछ ऐसा है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने मुझे घर जाने के लिए कहा था। उन्हें लगा कि यह जंगली कुत्तों के झुंड का काम है। लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ रहा था और मुझे पूरा यकीन है कि मैं 2 मील जंगल में अकेले, अंधेरे में, 22 और एक पॉकेट चाकू के अलावा कुछ भी नहीं ले रहा था। मैं उस समय केवल 13 वर्ष का था, इसलिए 22 राइफल ही एकमात्र बंदूक थी जिसका मैं विश्वसनीय रूप से उपयोग कर सकता था। पिताजी के पास बंदूक थी और मैं उसके या उसके बिना कहीं नहीं जा रहा था। मुझे उसे समझाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार हमने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया जिसने भी ऐसा किया। यह कठिन भी नहीं था। हमने सिर्फ खून का अनुसरण किया। या तो उस चीज ने दूर जाने से पहले हिरण को लहूलुहान कर दिया या उसे 1 मील तक घसीटा। मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि उस रात से पहले मैंने अपने पिता को कभी डरा हुआ नहीं देखा था। हमें बेहद भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। अब मैं अपने जीवन में बहुत सारे जंगलों में रहा हूं और मैं पूरी दुनिया में रहा हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी जैसी मैंने उस रात सुनी थी। मैंने चीजों को चिल्लाते हुए सुना। मैंने हिरण, लोमड़ी, खरगोश, रैकून और पक्षियों को किसी चीज से डरते हुए और उसे जोर से चिल्लाते हुए सुना। ध्यान रखें, यह शायद सुबह के 12 या 1 बजे होंगे। लोमड़ी और कुछ पक्षियों को छोड़कर उस समय किसी को भी जागना नहीं चाहिए था। लेकिन ध्यान रखें, वे अभी जाग नहीं रहे थे। वे भाग रहे थे। उस रात मैंने पक्षियों के झुंड को भागने की कोशिश में सीधे पेड़ों की ओर उड़ते देखा। कुछ हम कोयट्स के एक झुंड के पास आए और लगभग एक जोड़े को यह सोचकर गोली मार दी कि उनकी नजर हम पर है। लेकिन फिर हमने देखा कि वे किसी से बचकर भाग रहे थे। हमारी ओर कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने हमें नोटिस भी नहीं किया और ठीक आगे चले गए। हमें 2 और 2 को एक साथ रखना चाहिए था। हो सकता है कि हम जो कुछ भी ट्रैक कर रहे थे
वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे हमें देखना चाहिए था, और कुछ ऐसा नहीं था जिसे हम मार सकें। आज तक मुझे नहीं पता कि हम घर क्यों नहीं गए। मुझे लगता है हम उत्सुक थे। मुझे लगता है कि मुसीबत की ओर जाना, लड़ना मेरे पिता का स्वभाव था, और युद्ध के दौरान मेरे पिता ने जो कुछ किया उससे अवगत होने के कारण मैंने सोचा कि उनके साथ रहना ही सबसे अच्छा है। अंततः हम एक खुली घाटी में पहुंच गए। यह आमतौर पर सोया का खेत था, लेकिन इसका मौसम नहीं था, इसलिए यह सिर्फ समतल मिट्टी थी। तभी हमने ट्रैक देखे। जंगल से भाग रहे जानवरों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को समतल कर दिया था, लेकिन जहां वह हिरण का खून था वहां किसी ने एक कदम भी नहीं उठाया था। यह ऐसा था जैसे जो भी जिम्मेदार था उसने इसे हमारे लिए खोजने के लिए छोड़ दिया था। पटरियां उथली थीं। जो कुछ भी था उसका वजन 100 पाउंड से अधिक नहीं हो सकता था, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं था। यदि आप सावधान नहीं हैं तो भीगा हुआ 40 पाउंड वजनी बॉबकैट आपका गला फाड़ सकता है। तथ्य यह है कि यह चीज हल्के पक्ष में थी। इसका मतलब यह था कि यह शायद तेज थी और इसे हिट करना कठिन होने वाला था। इसलिए हमने पटरियों का अनुसरण किया और हमें यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि वे किधर जा रहे हैं। वहां एक पुराना स्कूल है जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसका आधा हिस्सा बवंडर से नष्ट हो गया था, लेकिन वहां कोई नहीं रहा, ज्यादा समय तक नहीं। कभी कभी हमने वहां बेघर लोगों या नशे के आदी लोगों को गोली चलाने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश करते हुए पकड़ा। हमने सोचा कि शायद यही बात थी। शायद यह कोई बीमार बच्चा था जो ऊंची सवारी कर रहा था, लेकिन हमने लंबे समय तक ऐसा नहीं सोचा। जब हम 50 गज के भीतर पहुंचे तो हमने एक शोर सुना। 2 अलग अलग ध्वनियों से बनी एक प्रकार की चीख हो। एक ऊंची आवाज वाला था और दूसरा धीमी गुर्राने वाला था। यह एक ही समय में दोनों ध्वनियां निकाल रहा था। यदि इसका कोई मतलब हो। हम 20 गज के भीतर पहुंचे और हमने एक और आवाज सुनी, इस बार अलग। मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि ऐसा लग रहा था मानो कागज फट रहा हो, जबकि कोई बाल्टी में पानी को आगे पीछे कर रहा था। पिताजी ने मेरी ओर देखा, घुटने टेक दिए और फुसफुसाए। उसने मुझसे कहा कि मुझे उसके पीछे रहना होगा, क्योंकि हम अपने शिकार को घेरने वाले हैं। कोई भी जानवर तब लड़ेगा जब उसे घेर लिया जाएगा, खासकर एक शिकारी। लेकिन हम पटरियों से बता सकते हैं कि केवल एक ही है। वह मुझसे कहता है कि यह संभवतः एक जंगली कुत्ता है, संभवतः पागल। उन्होंने कहा, योजना यह थी कि जब वह खाना खा रहा हो तो उस पर चुपचाप पहुंचे, उसे गोली मार दें और तब तक उसे गोली मारते रहें जब तक वह हिल न जाए, फिर उसका गला काट दें। और अगर यह पिताजी तक पहुंच गया तो यह मेरा काम था कि मैं इसे दूर करने के लिए गोली मार दूं या चाकू मार दूं। तो वह मेरे साथ ठीक उसके पीछे चला गया, बस उसकी तरफ थोड़ा सा, ताकि मैं देख सकूं कि यह क्या है। काश आज तक मैंने ऐसा न किया होता। वह एक शव के ऊपर झुक रहा था, उसका मांस नोच रहा था और जो कुछ उसने नहीं खाया था उसे एक तरफ फेंक रहा था। पूरी ईंट पर खून लगा हुआ था जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। वह हल्का सफेद था और कुछ कुछ आदमी जैसा दिखता था, लेकिन बिल्कुल इंसान जैसा नहीं। उसके पास हमारे जैसे हाथ और पैर थे, लेकिन वह बंदर की तरह झुका हुआ बैठा था। और इसके हाथ सामान्य नहीं थे, इसकी लंबी उंगलियां और अंत में पंजे थे। तो हमने वह देखा और मेरे पिताजी झिझके। वह किसी व्यक्ति पर गोली चलाने वाला नहीं था, इसलिए उसने इसे घुमाने की कोशिश करने के लिए अपना गला साफ किया। मैं ईश्वर की कसम खाता हूं, सारा शोर एक पल में ही बंद हो गया। मैंने उससे पहले कभी सच्ची खामोशी नहीं सुनी और उसके बाद कभी नहीं सुनी, लेकिन 2 सेकंड तक कोई आवाज नहीं हुई और मेरा कोई मतलब नहीं है। इससे यह और भी तेज हो गया जब वह चीज पलटी, जोर से चिल्लाई और पिताजी पर झपट पड़ी। उसे एक गोली लगी। मुझे लगता है वह चूक गए। अगर उसने इसे मारा तो इससे बात बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, लेकिन यह उस पर था, उसके पूरे हिस्से को फाड़ दिया। मैंने इसे .22 पॉइंट ब्लैंक के साथ शूट करना शुरू किया, लेकिन चीज से बिल्कुल भी खून नहीं निकला। मैंने 5 राउंड गोलियां चलाईं और फिर मैंने उसे बंदूक की बट से मारना शुरू कर दिया। इसने न तो हिलाया न ही यह दर्ज किया कि मैं वहां था।
पिताजी को नोच रहा था, उनके मांस के पूरे टुकड़े को हटा रहा था। यह उसके धड़ से शुरू हुआ, उसकी छाती की त्वचा को छीलने लगा और फिर यह ऊपर चला गया। इसने उसका गला फाड़ दिया, उसकी नाक फाड़ दी और उसकी आंखें निकाल ली। फिर इसने उसे खरोंच दिया और अंदर खोदना शुरू कर दिया। मैं असहाय होकर वहीं खड़ा रहा, क्योंकि इसने उसके जबड़े का निचला आधा हिस्सा, छोटी हड्डियां और उसकी गर्दन की नली और फिर उसकी पसलियां तोड़ दी। मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन किसी तरह मेरे पिताजी का चाकू इस चीज के कंधे में समा गया और मेरे पिताजी, उनके पास जो बचा था वह मेरी पीठ पर समा गया। मैं दौड़ रहा था और भगवान की कृपा से मैं पहले या बाद में कभी भी दौड़ने की तुलना में तेज दौड़ रहा था और यह मेरा पीछा कर रहा था। मैं वापस जंगल में पहुंच गया, जिस जंगल से हमने शुरुआत की थी उसके सामने। मैं अपने मकान मालिक के घर की ओर जा रहा था, क्योंकि वह पास में मदद करने के लिए सबसे नजदीकी चीज थी, लेकिन वह भी आधा मील दूर था। हर समय मैं किसी चीज के चीखने और कराहने की आवाज सुन सकता था। मैंने शाखाओं के झटकने और इधर उधर फेंकने की आवाज सुनी। यह इतनी जोर से और बार बार टूट रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं जिस भी पेड़ से गुजर रहा था कोई उस पर कुल्हाड़ी ले जा रहा था। लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह विचार मेरे मन में आया ही नहीं। आखिरकार मैं लड़खड़ा गया और बजरी में गिर गया। मैंने ऊपर देखा तो मेरे मकान मालिक और उसके कुछ दोस्त कैंप फायर के आसपास शराब पी रहे थे। मैं चिल्लाया और रोया और वे आए। मैंने उनसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा और मेरे मकान मालिक ने मेरी ओर देखा और कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह तुम्हारी पीठ पर क्या है? उसने मुझसे पूछा। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, मेरे एक शब्द कहे बिना ही यह बात उसके मन में आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि यह उन भयावह फलालैन शर्तों में से एक थी जिसे मेरे पिताजी हर जगह पहनते थे, और यह मेरे पिता के पास जो कुछ बचा था वह सब कुछ था। मेरे पिता के सिर और धड़ के अलावा वहां बस इतना ही था। कमर के नीचे बिल्कुल भी कुछ नहीं। अचानक हमने ये सुना, चीखना। मेरे मकान मालिक ने मुझे पकड़ लिया, जिससे मैंने पिताजी का बचा हुआ हिस्सा जमीन पर गिरा दिया, और मैं उससे लड़ रहा था, रो रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि हम अभी भी उसे किसी तरह बचा सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि मेरे पिताजी को जब मैं उठाता, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और मैंने जो कुछ किया वह केवल एक शव को घर वापस ले जाना था। इससे पहले कि मैं उसके साथ जाऊं, मेरे मकान मालिक को मुझे उठाकर अंदर फेंकना पड़ा। वह और उसके दोस्त, हम सभी एक साथ अंदर गए और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और अपनी बंदूकें ले लीं। मकान मालिक ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे क्या बताऊं। उसने यह समझने के लिए कि वहां कुछ खतरनाक है, उसे एक साथ जोड़ दिया। घर की सभी लाइटें जल रही थीं और किसी ने पुलिस को बुला लिया। उन्होंने कहा वे जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन इसका मतलब 15 मिनट में होगा। हमने बाहर देखा और उसे उस आग के सामने चलते देखा जो उन्होंने बनाई थी। कोई नहीं जानता था कि यह क्या था। उनमें से एक ने कहा कि यह वानर जैसा दिखता है। अचानक खिड़की से कुछ टकराता हुआ आया। हम सभी ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि यह वह चीज नहीं थी। नहीं, यह मेरे मकान मालिक का कुत्ता था। खैर, उसका शरीर, वैसे भी उसका सिर और पैर गायब थे। हमने बैरिकेड बनाने के लिए दरवाजे और खिड़कियों के सामने चीजों को धकेलना शुरू ही किया था। तभी हमने गैरेज में कुछ सुना। मुझे याद है कि उसका एक दोस्त कह रहा था कि दरवाजे खुले थे। हमने धातु और कांच को फाड़े जाने और तोड़े जाने की आवाज सुनी। अतिरिक्त उपाय के लिए हमने गैराज के दरवाजे के सामने सोफे और टीवी को खींच लिया। यह कुछ देर और गूंजा, लेकिन फिर शांत हो गया। चुप नहीं, जैसा पहले था। हम उसे इधर उधर घूमते हुए सुन सकते थे और लोग बात कर रहे थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी बंदूकें तैयार थीं। किसी ने मुझे पिस्तौल थमा दी। जैसे ही मैंने हथौड़े को वापस उठाया, तभी हमने ऊपर कुछ टूटने की आवाज सुनी। फिर हमने उसे फिर से चीखते हुए सुना, सिवाय इसके कि इस बार वह तेज थी और वह गूंजती नहीं थी और खत्म नहीं होती थी, क्योंकि यह अंदर था,
हम सभी ऊपर की ओर जाने वाले एक दरवाजे की ओर भागे और हम उस तक वैसे ही पहुंचे जैसे वह चीज थी। उसने इसे थोड़ा सा खोला और 4 या 5 आदमी इसमें कूद पड़े। यह अपना हाथ पाने में कामयाब रहा। बंदूक वाले किसी व्यक्ति ने इसकी देखभाल की, बैरल को उसकी कलाई के ठीक ऊपर रखे और ट्रिगर खींच लें। उसका हाथ उड़ाकर साफ कर दिया। हालांकि इससे केवल निराशा ही हुई। वह उस दरवाजे को धक्का देने लगा, पंजे मारने लगा। हम एक तरफ थे, जितना हो सके जोर लगा रहे थे, और वह दूसरी तरफ था, वही कर रहा था। लकड़ी टिकने वाली नहीं थी, इसलिए किसी ने हमें अपना सिर नीचे रखने के लिए कहा। अचानक दरवाजे का ऊपरी आधा हिस्सा गायब हो गया और मेरे कानों में घंटियां बजने लगी। हर जगह छींटें थीं। उनमें से 2 या 3 ने अभी अभी दरवाजे के ऊपर सामान उतारा था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसके बाद यह कहां गया। पुलिस वहां पहुंच गई। मैं अभी भी दरवाजे के बचे हिस्से से चिपका हुआ था। इससे पहले कि वे मुझे आजाद करते, सूरज उग आया था। उन्होंने मुझे कुछ समय के लिए अस्पताल में रखा। जब मैं वहां था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात की, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत लंबे समय के लिए नहीं। जब मैं घर वापस आया तो मुझे मकान मालिक के यहां खेत पर काम करने की नौकरी मिल गई। हमने ज्यादा बात नहीं की, उस चीज के बारे में नहीं। लेकिन जब मैं 19 साल का था, तब मैंने सेना में भर्ती हो गया और उसने मुझे विदाई के तौर पर स्कॉच पीने के लिए बैठाया। मैंने तुरंत उससे पूछा कि पुलिस ने उससे क्या कहा। वे जिस कहानी के साथ गए थे वह यह थी कि यह एक जंगली जानवर था, शायद एक भेड़िया या शायद एक भालू, जो उत्तर की ओर चला गया था। मैंने उनसे पूछा कि जब उनका हाथ था तो वे ऐसा कैसे कह सकते हैं। उसने स्तब्ध होकर मेरी ओर देखा। उसने मुझे बताया कि हाथ कभी भी स्टेशन पर वापस नहीं आया। जिस पुलिसकर्मी की कार में यह था, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक पेड़ से जा टकराया और टक्कर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। हाथ कभी नहीं मिला, संभवतः किसी जानवर ने उठाया होगा। जब पुलिस ने स्वीकार किया कि हाथ अस्तित्व में है, तो उन्होंने कहा कि यह केवल एक भालू का पंजा था जो एक आदमी जैसा दिखता था। मैंने फिर कभी मकान मालिक से बात नहीं की। जब मैं बुनियादी प्रशिक्षण में था, तब वह लापता हो गया और किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। ऐसी अफवाहें थीं कि उस पर कुछ लोगों का कुछ पैसा बकाया था और वह शहर छोड़कर चला गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है। जहां तक मेरी बात है, मैं उन जंगलों में कभी वापस नहीं गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।